हाय एवरीवन, दिस इज़ सोनम। वेलकम बैक टू चैनल। यहाँ पे हम फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि करंटली होने वाले लगभग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू से, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाले सभी न्यू वीडियोज़ के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस कंटिन्यू मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। विश्व पोलियो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आर 16 मार्च, 24 अक्टूबर, 31 जनवरी, 1 फरवरी। अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस यानी वर्ल्ड पोलियो डे हर साल 24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया को 2014 में पोलियो से फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था WHO के द्वारा, क्योंकि जो इंडिया में लास्ट केस मिला था, ऑब्जर्व किया गया था जो पोलियो का, वो हमें 2011 में डिटेक्ट हुआ था। यानी 2011 में लास्ट केस डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था। ये जो पोलियो है ये एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम पोलियो वायरस कहते हैं, जिसकी वजह से ये कंटेजियस डिजीज़ होती है। ये एक ऐसा वायरस है यानी कि जो पोलियो में ह्यूमन के नर्वस सिस्टम पे ये अटैक करता है, तंत्रिका तंत्र पे ये अटैक करता है और उससे जो भी ऑर्गन या जो पार्ट अफेक्टेड होता है उसमें पैरालाइज या फिर उसमें पैरालिसिस हो जाता है, उस पार्ट में पैरालिसिस हो जाता है। और ये मेनली 3 टाइप के पोलियो वायरसेस होते हैं। जब ये तीनों पोलियो वायरसेस को कम्प्लीटली डिक्लेयर किया जाता है कि कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद ही किसी कंट्री को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया जाता है। अब अभी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 का पहला स्टेप 30 जनवरी को शुरू किया गया है और 31 जनवरी को पोलियो टीकाकरण दिवस है। यानी कि 31 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या फिर पोलियो रविवार डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 31 जनवरी 2021 के लिए ये जो कोविड-19 टीकाकरण अभियान है ये 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। इसीलिए ये 31 जनवरी 2021 को फिर से निर्धारित करने के लिए अभी 30 जनवरी को श्री रामनाथ कोविंद जी यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा पहला चरण इसका शुरू किया गया। सो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट, द इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? 2 फरवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च, 31 जनवरी। 1 फरवरी यानी 1 फरवरी। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी को की गई थी। ये जो 44th भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस अभी 2020 को मनाया गया। 2020 को 44th भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया गया। अब ये जो भारतीय तटरक्षक बल है ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है और इसका जो मोटो है, जो आदर्श वाक्य है वो है व्यम रक्षाम, यानी कि वी प्रोटेक्ट, यानी हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम रक्षा करते हैं। व्यम रक्षाम इसका आदर्श वाक्य है। ये जो समिति है इसके लिए यानी कि इस तटरक्षक बल के लिए जो कमेटी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1974 में और उसके बाद इसकी जो तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसके बाद वो हुई थी 1 फरवरी 1977 में। इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जबकि मुंबई, चेन्नई, गांधीनगर, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में इसके दूसरे यानी 5 अलग रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं।
अच्छा, ये काम किसके अंतर्गत करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो कृष्णा स्वामी नटराजन हैं, इसके वर्तमान महानिदेशक। नेक्स्ट, रेस विद मी इज़ अ पिक्चर बुक ऑफ। रेस विद मी किसकी एक चित्र पुस्तक है? ऑप्शन है एंड्रे रसल, एंड्रे दी ग्रेसे, यूसैन बोल्ट, जस्टिन गैल्टन। एंड्रे दी ग्रेसे। रेस विद मी एंड्रे दी ग्रेसे की एक चित्र पुस्तक यानी कि एक पिक्चर बुक है। ये जो एंड्रे दी ग्रेसे हैं ये एक कैनेडियन स्प्रिंटर है। इन्होंने एक बुक लिखी है, लिख रहे हैं रेस विद मी। ये रेस विद मी नाम की ये जो एक बुक है ये बच्चों के लिए लिखी जाने वाली बुक है और इसके साथ साथ एंड्रे दी ग्रेसे के साथ साथ इसको रॉबर्ट वुड ने भी इनको लिखा है, यानी कि रॉबर्ट वुड इसके को राइटर है। इसको जुलाई में रिलीज़ किया जाएगा और इसे स्कॉलास्टिक कनाडा द्वारा इसको प्रकाशित किया जाएगा। इसमें एंड्रे दी ग्रेसे की बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं। अब ये एंड्रे दी ग्रेसे ने ये जो एंड्रे दी ग्रेसे हैं ये कैनेडियन स्प्रिंटर हैं और इन्होंने रियो डी जेनेरियो में 2016 ओलंपिक 200 मीटर में सिल्वर और 100 मीटर और 400 मीटर रिले में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाले पहले कनाडाई धावक हैं। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल यूनियन बजट वॉज रिप्रेजेंटेड ऑन। भारत का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2021, 1 मार्च 2021, 31 जनवरी 2021 या फिर 31 मार्च 2020। फर्स्ट फरवरी 2021 को भारत का पहला डिजिटल यूनियन बजट पेश किया गया। ये भारत का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट है। इसको ये ऐसा पहली बार हुआ है जब इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको फिज़िकल रूप में छापा नहीं गया, यानी प्रिंट नहीं किया गया, बल्कि इसको मोबाइल ऐप पर इसको ये उपलब्ध कराया जाएगा और ये केंद्रीय बजट 2021 से 22 में दिए गए। इसमें लगभग 6 पिलर्स दिए गए हैं। पहला है स्वास्थ्य एंड खुशहाली, भौतिक एंड वित्तीय पूजा और अवसंरचना। थर्ड है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। फोर्थ है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। नेक्स्ट है नवाचार और अनुसंधान व विकास और लास्ट है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ये 6 पिलर्स इसके बताए गए हैं। अब अगर हम बजट की बात करें तो इंडिया में जो बजट है वो 2016 के बाद से फरवरी के पहले दिन वित्त मंत्री द्वारा यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो भारत का पहला बजट था वो था जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 को ये रिप्रेजेंट किया गया था, जो कि पहला बजट था। और अगर हम फ्रीडम के बाद बात करें तो पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 यानी 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च मित्रा स्कीम फॉर। सरकार किसके लिए मित्रा योजना शुरू करेगी? ऑप्शंस ऑफ फार्मर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिक्योरिटीज, कोल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग के लिए मित्रा स्कीम शुरू करेगी। ये जो मित्रा यानी कि सरकार मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क ये यानी कि एक योजना है जिसके तहत 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग कपड़ा उद्योग को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा देने के लिए टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग भारत को वस्त्रों का विनिमय और निर्यात केंद्र बनाने की कोशिश की जाएगी। ये भारत के जो वस्त्र उद्योग हैं उनको विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, रोजगार देने और निर्यात और आयात को बढ़ाने के लिए निवेश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।
अब इससे पहले ही 22 टेक्सटाइल पार्क ऑलरेडी स्थापित किए गए हैं। ये SITP यानी कि स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क के अकॉर्डिंग यानी उसके अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। और 2005 में कपड़ा उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए SICTP को यानी कि स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क को शुरू किया गया था। भारत में अगर हम कपड़ा क्षेत्र की बात करें तो कपड़ा क्षेत्र देश के सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ताओं में से एक आता है। भारत दुनिया में वस्त्र और परिधान का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कपड़ा और परिधान उद्योग भारत की GDP में लगभग 2% का कंट्रीब्यूशन देते हैं। नेक्स्ट, द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 इज, विश्व वेटलैंड 2021 की थीम है। ऑप्शन आर सेव वेटलैंड्स, वेटलैंड्स एंड वाटर, नेचर कंजर्वेशन, वेटलैंड्स एंड नेचर। वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की थीम है। ये हर साल 2 फरवरी को हर साल मनुष्य और पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को अपनाने की जो डेट है उसको सिंबलाइज करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी जो इस साल की थीम यानी 2021 की जो थीम है वो है वेटलैंड्स एंड वाटर। अब रामसर कन्वेंशन 1971 में शुरू किया गया था और 1975 में इसको लागू किया गया। ये दुनिया भर में सभी वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए एक रूपरेखा मीन्स एक शिमेटिक डायग्राम प्रोवाइड करता है। और भारत में इस टाइम प्रेजेंटली 42 वेटलैंड्स रामसर कन्वेंशन की लिस्ट में है। वेटलैंड क्या होते हैं? वेटलैंड लैंड का वो एरिया होता है जो या तो पानी से ढका होता है या फिर पानी से सैचुरेटेड होता है। इसमें मैनग्रोव्स, डेल्टास, बाढ़ से जो भी इफेक्टेड ज़मीन है या फिर राइस फील्ड्स, कोरल रीफ्स, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट बॉटनिकल प्लांट, किस राज्य ने अपना पहला वनस्पतिशाला स्थापित किया? ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने अपना पहला वनस्पतिशाला यानी फर्स्ट बॉटनिकल पार्क इस्टेब्लिश किया। और ये कहाँ इस्टेब्लिश किया है? तो ये किया है नैनीताल में। ये नैनीताल में इस्टेब्लिश किया है। ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 स्पीशीज़ के साथ अपना पहला बॉटनिकल प्लांट इसको इस्टेब्लिश किया है। ये राज्य के सबसे बड़े बॉटनिकल गार्डन में से एक है और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो फेमस एनवायरमेंटलिस्ट अजय सिंह रावत द्वारा। इसे नाम क्या दिया? इसे शिवालिक आर्बोरेटम नाम दिया गया है। और ये शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले जो भी लाइकेन्स हैं, फॉन्स हैं, इन सब की जो भी स्पीशीज़ हैं उनको कंजर्व करेगा। इसका मेन जो पर्पज़ है वो है लोगों को नेचर के बारे में शिक्षित करना, नेचर के कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाना, जो इम्पॉर्टेंट या फिर मेडिसिनल या फिर किसी और पर्पस से जो वैल्यूबल ट्रीज़ हैं उनकी स्पेशल किसी जीनस या फिर उनकी स्पीशीज़ के बारे में जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है या फिर उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, साथ ही उसकी जो कल्चरल इम्पॉर्टेंस है, वो सब भी ये बताने में प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी भारत का जो सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है वो प्रेजेंटली कोलकाता में भारतीय वनस्पति उद्यान है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ ऑफ नासा स्टाफ, नासा स्टाफ का कार्यकारी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर सतीश शाह, भाव्य लाल, सतीश धवन, के विष्णु। भाव्य लाल को नासा स्टाफ का एक्टिंग चीफ यानी कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये जो भाव्य लाल है इन्होंने 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी
पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी STPTI में शोध कर्मचारियों के सदस्य के रूप में काम किया है। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी रणनीति और नीति विश्लेषण से में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। उन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुत सारी कमिटीज़ की अध्यक्षता भी की है। ये जो भंवरलाल हैं ये परमाणु इंजीनियरिंग और सार्वजनिक नीति सम्मान सोसाइटी के सदस्य हैं। इन्होंने न्यूक्लियर एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ऑन स्पेस यानी NETS वार्षिक सम्मेलन के ये सह संस्थापक हैं। नासा के बारे में सबको पता है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एक अमेरिकी संघीय सरकार की एक स्वतंत्र अंतरिक्ष एजेंसी है जिसको 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये USA में अंतरिक्ष कार्यक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट इज पेन्ड बाय। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सर बराक ओबामा, दलाई लामा, रेणुका सिंह या फिर शशि थरूर। दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दलाई लामा ने लिखी है ये बुक। ये दलाई लामा तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है अभी, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। इसका जो संपादन है यानी एडिशन है वो किया है रेणुका सिंह ने। ये रेणुका सिंह इन्होंने इसका संपादन किया है इस बुक का और इसको पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया था। इसमें 130 उद्धरण हैं। इसमें बताया गया है कि जो खुशी की कुंजी है यानी जो खुशी है उसकी जो चाबी है वो आंतरिक शांति है। आंतरिक शांति के लिए मानवीय मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है, यही इस बुक में बताया है। इन्होंने अपनी बुक में कोविड-19 की जो भी चैलेंजेस हैं और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं उस बारे में भी इन्होंने बताया। साथ ही डिफरेंट ये जो टॉपिक्स हैं लाइक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, चीन भारत संबंध, तिब्बत, इन सब के बारे में भी इन्होंने बताया है। नेक्स्ट, थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2021 इज। विश्व कैंसर दिवस 2021 का विषय है आई कैन एंड आई विल, आई एम एंड आई विल बी, डिफीट द कैंसर दिस ईयर, नो मोर कैंसर नाउ। आई एम एंड आई विल बी 2021 कैंसर डे का थीम है। ये जो थीम है वो है आई एम एंड आई विल बी यानी कि मैं हूँ और मैं रहूँगा। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसकी पहचान, इसकी रोकथाम और क्या क्या इसका ट्रीटमेंट है, इन सब को के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे यानी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ये चार्टर ऑफ पेरिस अगेंस्ट कैंसर की जो वर्षगांठ है उसको सिंबलाइज करने के लिए मनाया जाता है। इसको सबसे पहले 2000 में पेरिस में आयोजित वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर में इसको शुरू किया गया था। ये जो ये कैंसर है ये लगभग पूरे ग्लोबल अगर लेवल पे बात की जाए तो ये डेथ में लगभग सेकंड नंबर पे आता है कि कैंसर से सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे लोगों की मौतें होती हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है कीमोथेरेपी यानी कीमोथेरेपी से इस कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैव इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट हेलीपोर्ट। किस राज्य ने अपने पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया? उत्तराखंड, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। असम। असम ने अपने सबसे पहले हेलीपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है। ये इन्होंने माजुली डिस्ट्रिक्ट, असम में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है माजुली, इस माजुली डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। इसको मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है।
इस हेलीपोर्ट में 3 हेलीकॉप्टर की एक साथ लैंडिंग की जा सकती है और इस हेलीपोर्ट का जो बनाने का उद्देश्य है वो माजुली में यानी माजुली डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को एनकरेज करना इसका मेन पर्पज़ है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है यानी सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये एक पहला द्वीप है जिसे भारत में एक जिला द्वारा बनाया गया। ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है यानी कि ये जो माजुली ये जो रिवर आइलैंड है ये किस नदी पे, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। ये गुवाहाटी के ईस्ट में प्रेजेंट है और ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आबादी वाला द्वीप इसको माना जाता है। नेक्स्ट, अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम गवर्नमेंट हैज़ एंटर्ड इन एन अग्रीमेंट विद, सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत किसके साथ समझौता किया है? पेटीएम, जोमेटो और अमेजन, फ्लिपकार्ट। जोमेटो। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जोमेटो के साथ गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया है। ये स्ट्रीट फूड वेंडर्स को हज़ारों उपभोक्ता प्रदान करेगा जो कि उनको अपने बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अभी ये आवासीय और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उन्होंने स्वनिधि लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा के लिए पीएम स्वनिधि से समृद्धि के तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये 125 शहरों में पीएम स्वनिधि लाभार्थी और उनके परिवारों के डोर टू डोर डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। अब ये पीएम स्वनिधि योजना क्या है, तो इसे 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सड़क विक्रेताओं को कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम में अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करेगा। ये लगभग 10,000 तक का पूंजी ऋण प्रदान करेगा जिसे 1 वर्ष में जो ये मंथली इंस्टॉलमेंट है उसमें इन्हें पे करना होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट एज अ होल इज, ई कैबिनेट को संपूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को संपूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये जो हिमाचल प्रदेश है इसके ये जो कैबिनेट की जो पूरी ई कैबिनेट की जो पूरी प्रोसेस है इसको पेपरलेस करेगा और ये जो इसके ज्ञापन की जो शुरुआत से लेकर के मुख्यमंत्री ने इनको पूरी जो प्रक्रिया है उसको कम्प्लीटली ऑनलाइन बना दिया है। इसमें क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, तो इसमें जो कैबिनेट की बैठक है उसको अधिसूचित करना, कैबिनेट की कार्यवाही, निर्णय, रिकॉर्ड, कैबिनेट की जो भी स्थिति है ये सारी चीज़ें इसको पूरी तरह से कम्प्लीटली ऑनलाइन पेपरलेस करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ई कैबिनेट के लिए आईटी एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। ये पूरी देश में पहला ऐसा एप्लीकेशन है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को यानी कि आईटी जो भी डिपार्टमेंट है उसके लिए इस ई कैबिनेट को कम्प्लीटली पेपरलेस बना दिया है। इससे क्या होगा, इससे जो कैबिनेट की जो बैठक है उनको आयोजित करने में जो टाइम एक्स्ट्रा लगता है या फिर जो निर्णय लेने की जो ये प्रोसेस होती है तो इन सब चीज़ों को ये टाइम को कम करके इनकी जो एनहांसबिलिटी है उसको बढ़ाएगा, जो कैपेबिलिटीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब ये जो ये हिमाचल प्रदेश है इसके अलावा अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ई कैबिनेट समाधान को लागू करने वाला पूरे यानी कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला राज्य है। इससे 2017 में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की थी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का वो पहला राज्य है जिसने ई कैबिनेट समाधान को लागू किया था। और ये कब किया था, तो ये किया था 2017 में। नेक्स्ट, असोम माला रोड प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट टू डेवलप रोड्स नेटवर्क, सड़कों के नेटवर्क में सुधार के लिए असोम माला सड़क परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, असम, गुवाहाटी, जम्मू एंड कश्मीर। असम। असोम माला रोड प्रोजेक्ट को असम में शुरू किया गया है।
ये जो सड़क परियोजना है इसको स्टेट हाईवे को डेवलप करना और इसी पर्पस की वजह से ये जो असोम माला रोड प्रोजेक्ट है इसको शुरू किया गया है। इसको असम में जो प्रमुख जिला जो सड़कें उनके नेटवर्क में सुधार करना और लगभग 5 साल में इसको कंप्लीट कर देना, ये जो पूरा नेटवर्क इसकी योजना है। ये पीएम मोदी ने असम के विश्वनाथ और चराईदेव जिलों यानी दोनों जिलों में स्थित 2 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का भी इनॉग्रेशन किया। 7 फरवरी 2021 को नरेंद्र मोदी ने असम के सोनितपुर जिले के धेकियाजुली में डिफरेंट जो भी उनके प्रोजेक्ट हैं उनको शुरू किया। अब असम ये जो हमारे भारत का राज्य है इसकी राजधानी है दिसपुर। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है गुवाहाटी और इसमें 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसकी जो फोक डांस है वो है बिहू, जबकि इसका जो राज्य पक्षी है वो है वाइट विंग्ड वुड डक। इसके जो राज्यपाल है वो है जगदीश मुखी और इसके जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी बाय विच कंट्री? उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश द्वारा बनाया जाएगा? ऑप्शंस आर थाईलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे। डेनमार्क दुनिया में पहला उत्तरी सागर में पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा। यानी कि डेनमार्क ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना को शुरू किया, मंजूरी दी है। और ये हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगा। ये जो द्वीप है ये डेनमार्क के पश्चिमी तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित होगा और इसकी जो स्टार्टिंग जो इसकी कैपेसिटी होगी वो होगी 3 गीगावाट और ये कृत्रिम द्वीप को डिफरेंट अपतटीय पवन टर्बाइनों से जोड़ेगा। ये 2050 तक अपतटीय पवनी ऊर्जा क्षमता को 25 गुना बनाने की योजना का भी एक हिस्सा बन गया है। ये जो डेनमार्क है ये बाल्टिक सागर में एक ऊर्जा द्वीप के लिए भी योजना बना रहे हैं, यानी कि अगर ये बहुत सक्सेसफुल रहा यानी इसको कंटिन्यू करने के बाद से बाल्टिक सागर में भी डेनमार्क ऊर्जा द्वीप बनाएगा। अब डेनमार्क एक नॉर्डिक देश है जो कि जर्मनी के साथ अपनी बाउंड्री है उसको साझा करता है, यानी कि उसको शेयर करता है। इसकी जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। इसकी जो करेंसी है वो डेनिश क्रोन। इसके जो पीएम है वो है मेटे फ्रेडरिक्सन और ये 1973 में ईयू का सदस्य बना, यानी यूरोपियन यूनियन का सदस्य ये 1973 में बना। So that's all in this part. Next class, next questions, next part. Till then, take care, stay safe, and wishing you all very happy and safe Holi.